हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम स्ट्रक्चर के यूज करते हैं। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है तो हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। बट अगर आपको एक से ज्यादा क्वांटिटी में उन वैल्यूज को स्टोर करना है तो आप स्ट्रक्चर को भी एरे ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको 10 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है। उसमें रोल नंबर जो कि इंटीजर टाइप होगा, नेम जो कि कैरेक्टर एरे होगा या स्ट्रिंग, मार्क्स जो कि फ्लोट टाइप होगा। ठीक है, तीन डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड उस स्ट्रक्चर के थ्रू अगर आपको एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है तो हम उसको एरे में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज नोन एज एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे डिजाइन होता है, सेम वही हमें बनाना है। बट उसका जब वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हमें उसको एरे की फॉर्म में क्रिएट करना होगा। तो इसी प्रॉब्लम के लिए अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, आपको लिखना होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, देन इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम एंड फ्लोट मार्क्स। तो इस तरह से हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। सेम स्ट्रक्चर हमने पहले डिक्लेयर किया, तो अगर आपको एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है तब भी सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है तब भी आपको सेम स्ट्रक्चर यूज करना है। चेंजेस कहां पर आएंगे? जब आप मेन फंक्शन लिखेंगे तब आपको लिखना होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस ऑफ 10। सो दिस इज बेसिकली नोन एज एरे ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एस, उसका साइज है 10। तो इस एस वेरिएबल में हम 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं। तो अब उसको कैसे प्रोसेस करेंगे वो देखते हैं। तो हमने एक प्रिंटएफ लिखा जो प्रिंट करेगा एंटर इंफॉर्मेशन ऑफ 10 स्टूडेंट्स। उसके बाद आप एक फॉर लूप लिखेंगे जो कि 10 टाइम्स रिपीट होगा, एंड फॉर लूप के अंदर आपको लिखना होगा स्कैनएफ %d %s ऑफ i डॉट रोल नंबर। तो s एरे का नाम है, i इंडेक्स को डिनोट करेगा और उस इंडेक्स पर जो रोल नंबर है वो रिसीव हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको नेम रीड करना है तो s ऑफ i डॉट नेम, और अगर आपको मार्क्स रीड करना है तो %f %s ऑफ i डॉट मार्क्स। तो इस तरह से 10 टाइम्स ये लूप रिपीट होगा और 10 स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स सिर्फ एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे जो कि है s। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स को अलग अलग डिक्लेयर करते, स्ट्रक्चर नहीं बनाते, उसका एरे नहीं बनाते, तो हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को मैनेज करना होता है। बट डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स के कलेक्शन के लिए पहले स्ट्रक्चर बनाइए, देन उसको एरे में कन्वर्ट करें, सो दैट यू कैन यूज अ सिंगल वेरिएबल टू मैनेज ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। अब इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूं तो मुझे सपोज उन स्टूडेंट्स के रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले कराना है जिनके मार्क्स 500 या उससे ज्यादा है। तो उसको फिल्टर करने के लिए पहले एक प्रिंटएफ लिखता हूं, स्टूडेंट्स डिटेल्स। सो ये एज इट इज प्रिंट होगा, देन फॉर लूप जो कि 10 टाइम्स रिपीट होगा, एंड इस फॉर लूप के अंदर एक इफ कंडीशन लिखेंगे जो कि होगा s ऑफ i डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500। तो जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पर स्टूडेंट के मार्क्स 500 या उससे ज्यादा है, हमें उनका डेटा प्रिंट करना है। तो अब आप यहां लिख सकते हैं printf \n रोल नंबर इक्वल्स टू %d देन s ऑफ i डॉट रोल नंबर
then printf \n name equals to %d, sorry, name equals to %s and s of I dot name. Then close this if, close for loop and close main function. So this way you can see कि हमने एक साथ 10 स्टूडेंट्स के डेटा को रीड किया, उसको फिल्टर किया और जिनके मार्क्स 500 या उनसे ज़्यादा हैं उनके डेटा को ही फिल्टर करके प्रिंट किया. सो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रक्चर को एरे ऑफ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं और लूप की हेल्प से उसको प्रोसेस कराकर डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं और डेटा को फिल्टर करके प्रिंट भी करवा सकते हैं. सो अब देखते हैं कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. सो सबसे पहले एक हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h, देन conio.h, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाया struct student, देन उसमें पहला वेरिएबल नेम सॉरी रोल नंबर, दूसरा वेरिएबल नेम एंड उसके बाद फ्लोट मार्क्स. देन स्ट्रक्चर को क्लोज किया. फिर मेन फंक्शन के अंदर हम जो स्ट्रक्चर है उसका एक एरे ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे. तो यहाँ मैंने लिखा एस ऑफ 4. तो हम 4 स्टूडेंट्स का डेटा प्रोसेस करेंगे. मैं ज़्यादा वैल्यू इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वो सब फिर इनपुट करना पड़ेगा तो बहुत लेंदी इनपुट हो जाएगा, इसलिए टेस्टिंग पर्पज़ के लिए 4 स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करेंगे. एंड एक वेरिएबल आई एंड एक वेरिएबल कैरेक्टर ch. देन लिखा प्रिंट एफ एंटर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स, देन फॉर लूप I equals to 0, I less than 4, I plus plus. अब इस लूप के अंदर हमें यूज़र से डेटा इनपुट कराना है और वो स्ट्रक्चर एरे ऑफ स्ट्रक्चर में जाके स्टोर होगा. तो आप देखेंगे कि एक ही वेरिएबल जो कि s नाम से डिक्लेयर्ड है उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा कैसे स्टोर होगा. तो सबसे पहले लिखा एंटर रोल नंबर, then scanf %d %s of I dot roll number. then उसके बाद मैं लिख रहा हूँ ch equals to get char. ये इसलिए लिखा क्योंकि रोल नंबर इनपुट करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो एंटर जो नेम है, नेम रीड कराने के लिए जो हम वेरिएबल लिखेंगे वो इनपुट ले लेता है. तो उसको एंटर को स्किप कराने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है जो कि मैं ऑलरेडी जब स्ट्रक्चर का प्रोग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसमें बता दिया था. तो अब नेम रीड करने के लिए हम लिखेंगे एंटर नेम, देन गेट एस ऑफ आई डॉट नेम, देन अगेन प्रिंट एफ एंटर मार्क्स, scanf %f %s of I dot मार्क्स. तो इस तरीके से 4 स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो इस एरे ऑफ स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाएगा. अब हमें उन स्टूडेंट्स का डेटा शो कराना है जिनके मार्क्स 500 या उससे ज़्यादा है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में बताया. तो हम फिर से एक लूप लिखते हैं एंड उससे पहले एक printf और लिख देते हैं filtered data of students. अब फॉर लूप लगाया I equals to 0, I less than 4, I plus plus. अब इस लूप के अंदर एक इफ कंडीशन लिखेंगे s of I डॉट मार्क्स ग्रेटर एन इक्वल्स टू 500. तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर और नेम प्रिंट कराना है. तो उसके लिए लिखा रोल नंबर equals to %d s of I dot roll number, again printf name equals to %s s of I dot name. if को क्लोज किया, for loop को क्लोज किया, then get ch स्क्रीन होल्ड कराने के लिए, and then main को क्लोज कर दिया.
अब आप देखेंगे कि एक और फंक्शन हमें यूज़ करना है CLSTR, तो उसको यूज़ किया. नाउ वी कैन रन द प्रोग्राम. सो इसको रन करते हैं. तो अब देखो स्टूडेंट्स का डेटा, रोल नंबर 1, नेम A. सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई, CH. अब देखते हैं कि एरर क्या मिला. फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट नॉट लिंक्ड, एंटर मार्क्स. तो मार्क्स में मैंने %f यूज़ किया है. ओके. तो जब भी हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो ये टर्बो सी में एक और प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि वो फ्लोट वैल्यूज़ को प्रॉपरली रीड नहीं कर पाता है. तो उसके लिए हमें एक फंक्शन और बनाना पड़ेगा, लिंक फ्लोट. इस फंक्शन में आप क्या करेंगे, एक फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाइए और एक पॉइंटर बना दीजिए, एंड उस पॉइंटर में इस फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर दीजिए. तो ये एक वर्क अराउंड है जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. तो अब फिर से इसको रन करते हैं. रोल नंबर 1, नेम A. अब आप देख सकते हैं कि मार्क्स प्रॉपरली इनपुट हो पा रहे हैं. रोल नंबर 2, नेम B एंड मार्क्स 600. रोल नंबर 3, नेम C, मार्क्स 200. रोल नंबर 4, नेम D, मार्क्स 700. सो आपने देखा कि रोल नंबर 2 के मार्क्स 600 हैं और रोल नंबर 4 के मार्क्स 700 है, जो कि 500 या उससे ज़्यादा है. तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप आउटपुट में देख सकते हैं फिल्टर डेटा ऑफ स्टूडेंट्स. सो रोल नंबर 2 और उसका नाम B प्रिंट हुआ, रोल नंबर 4 और उसका नाम D प्रिंट हुआ, एंड रोल नंबर 1 और 3 का नाम प्रिंट नहीं हुआ. इट मीन्स वही इंफॉर्मेशन प्रिंट हुई जिनके मार्क्स 500 या उससे ज़्यादा हैं. तो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये कैसे स्किप करना होता है, नेम के स्किप को कैसे रोकना होता है वो नहीं बताया था, और लिंक फ्लोट नहीं बताया, क्योंकि ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ही आपको फेस करना पड़ेगा. और हो सकता है कि कुछ कंपाइलर में ये यूज़ ना भी करना पड़े, तो आप इन स्टेटमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं. तो आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, एंड जो लास्ट में हमने फंक्शन बनाया उसको इरेज कर दीजिए, क्योंकि ये टर्बो सी कंपाइलर की प्रॉब्लम्स हैं. तो इसको रिजॉल्व करने के ऑप्शंस भी मैंने आपको बताए. सो इस तरीके से हमने एरे ऑफ स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया. अगर आपको एरे का साइज इंक्रीज करना है तो आप 4 के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट करें, अकॉर्डिंगली आप लूप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि आपको एरे ऑफ स्ट्रक्चर का थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दोनों समझ में आ गया. So now I am going to demonstrate you how string and pointers work. So in theoretical explanation, I explained you the working of string and pointer. So let's understand it practically. So first of all, I am going to include 2 header files. stdio.h and conio.h. Then I am defining main function. Inside main, first of all, I am declaring a character array, and let's say I am initializing it with India, right? Then I am declaring a pointer of type character. Then yeah, so P pointer is declared. So remember one thing, if your array is of type character, then you need to use pointer of type character. So yeah, so now I'm writing P equals to str. So as we discussed this already with array and pointer, like if we assign name of any array into pointer, it means we are assigning base address of that array. So in this case, I am just writing P equals to str. So it means P pointer is having base address of the str, right? So now we have both the options. Either we can print the values through str array, or we can print values through P pointer, right? So let me declare one more variable, int I. So now I am going to iterate a loop, that is I equals to 0, then str of I not equals to null. So this is because in string each character array having null character at the end of all the content, so that we can identify when to terminate.
So that's why I implemented that condition. Now I am writing printf. Inside printf you will see I am going to write %c 2 times. Then I am writing str of I, so that content of the string or character array can be printed through its name, and then I am writing asterisk p plus I. So this I already explained you in theoretical explanation how it is working. So we also use same in the case of array and pointer, and same we are using in the case of string and pointer, because string is also an array. It only has one additional thing, that is null character, so you need to manage that thing. Now after declaration of variables, I am using clrscr, at the end get ch. So two outputs will be printed, one through str of I and another through asterisk p plus I, but both will be printing same values, like India will be printed twice. So now I am going to execute this code. So here you can see India is printed vertically twice. So first I is printed 2 times, then NN is printed 2 times, then D, then I, then A, and so on. So this way, whatever value is available in your string, that will be processed through its name as well as its address, right? So whenever you want to process any string through its address, you can store the base address of the string or the character array into pointer. Remember that pointer should be of character type, and then you can process that string without using its name and using its address only. So I hope you understood this demonstration as well. अब हम देखते हैं पॉइंटर को स्ट्रक्चर के साथ कैसे यूज करेंगे. तो आपने नॉर्मल वेरिएबल जो कि इंट फ्लोट टाइप के होते हैं उनको पॉइंटर के साथ स्टडी किया. अब हम देखते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हैं और उसको पॉइंटर के थ्रू प्रोसेस करना हो तो वो कैसे होगा. तो सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसमें 2 मेंबर्स रोल नंबर एंड नेम. ठीक है. अब इस स्ट्रक्चर को प्रोसेस करने के 2 तरीके हैं. एक तो हम इसका वेरिएबल बना सकते हैं और एक इसका पॉइंटर. तो अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो आप लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस. ठीक है. और एस डॉट रोल नंबर और एस डॉट नेम से आप वैल्यूज को प्रोसेस करेंगे, बट हम इसका एक पॉइंटर भी बना सकते हैं. ठीक है. अब सपोज यूजर से मैंने रीड किया रोल नंबर एस डॉट रोल नंबर के थ्रू, नेम मैंने रीड किया एस डॉट नेम के थ्रू. तो एस वेरिएबल में रोल नंबर और नेम दोनों अवेलेबल हैं. अब मैं चाहता हूं कि एस वेरिएबल की वैल्यूज को मैं स्ट्रक्चर पॉइंटर के थ्रू प्रोसेस कर पाऊं. तो मुझे क्या करना होगा, पी वेरिएबल में एस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना होगा. अब एस एक स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल है, तो उसका जो एड्रेस है वो एक पॉइंटर स्टोर करेगा, और वो पॉइंटर भी किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रक्चर टाइप का. ठीक है. अब हम p पॉइंटर के थ्रू स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं. तो अब उसको शो करने के लिए आप लिखेंगे printf रोल नंबर इक्वल्स टू %d p देन एरो रोल नंबर. अब ये आपको ध्यान रखना है, जब भी स्ट्रक्चर पॉइंटर यूज करेंगे तो आपको एरो नोटेशन यूज करना है. अब एरो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, हाइफन, माइनस साइन एंड देन ग्रेटर देन साइन. तो ये आपको यूज करना है. एंड ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ये जब आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो वहां बहुत काम आएगा, क्योंकि वहां आप एक टॉपिक पढ़ेंगे लिंक लिस्ट. तो लिंक लिस्ट के केस में आपको स्ट्रक्चर के पॉइंटर्स यूज करने होंगे, तब हमें इस नोटेशन को यूज करना होगा. तो आपको ध्यान रखना है कि हम सिमिलर टू इंट फ्लोट वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी पॉइंटर के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं. एंड नेम प्रिंट करने के लिए आप लिखेंगे p एरो नेम. तो इस तरीके से क्या हुआ, वेरिएबल s ने वैल्यू को रीड किया, बट पॉइंटर p ने उस वेरिएबल s की वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दिया. तो नॉर्मल इंट फ्लोट टाइप के पॉइंटर में आपने यूज किया होगा एस्टरिस्क, बट स्ट्रक्चर के केस में हम यूज करेंगे एरो नोटेशन.